नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की। मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच पर करीब 2 घंटे बिताए और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। ट्रंप ने भी मुलाकात के बाद कहा कि वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं और ये पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्तों में नजदीकी को दिखाता है। हालांकि ट्रंप मुनीर की इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान में हमेशा से सरकार और सेना के बीच टकराव रहा है, तो सेना प्रमुख पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा करते रहे हैं। वहीं इस बार ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पस्त होने के बाद पाकिस्तान के पीएम ने आर्मी चीफ से प्रमोट कर मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है। और पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि जब जब सेना प्रमुख की ताकत बढ़ी है तब तब पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ है। और इससे पहले भी अलग अलग समय पर पाकिस्तान के 3 जनरल अमेरिकी राष्ट्रपतियों से मिल चुके हैं, लेकिन सेना प्रमुख होने के साथ साथ राष्ट्र प्रमुख भी थे, तो देश की सत्ता इनके हाथ में थी। लेकिन मुनीर के साथ ऐसा नहीं है, वो राष्ट्र अध्यक्ष नहीं है। तो क्या मुनीर आगे पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे, ये सवाल अब उठने लगा है। क्या भविष्य में पाकिस्तान में तख्ता पलट भी हो सकता है? वहीं दोनों के इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान पर हमेशा से चीन अपना हक जमाता रहा है। बलूचिस्तान से सीधे बात करना हो या पाकिस्तान के बाजारों पर चीन का दबदबा हो, लेकिन क्या पाकिस्तान में ट्रंप की दखलंदाजी से पाकिस्तान में चीन का प्रभाव कम हो रहा है? क्या ट्रंप अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप और मुनीर की मुलाकात हुई है उससे ये समझना जरूरी है कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है। क्यों ट्रंप ने मुनीर को लंच पर बुलाया, क्यों बातचीत की गई और इसके पीछे के कारण क्या है? जब यहां पर पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आता है कि अगर इजराइल ने ईरान पर बमबारी की, न्यूक्लियर बम से अटैक किया, तो पाकिस्तान इजराइल पर ही बम से हमला करेगा, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब दाग देगा। इसके पीछे की क्या वजह थी? हालांकि पाकिस्तान ने जिस तरह से यूटर्न ले लिया अपनी इस बात को लेकर, तो ऐसे में ये तो माना जाए कि पाकिस्तान हमेशा पलटी खाता है। वहीं पाकिस्तान में 4 बार तख्ता पलट हो चुका है और 1953 की अगर हम बात करें तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। जनरल गुलाम मोहम्मद ने सत्ता हथियाई थी। ये इतिहास रहा है किस तरह से पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ है। 1958 की बात करें तो फिरोज खान नून की सरकार बर्खास्त हुई थी। इस्कंदर अली मिर्जा ने सत्ता हथिया ली थी, तो मार्शल लॉ लागू कर दिया था और खुद राष्ट्रपति बने थे। 1977 की बात करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। जनरल जिया उल हक ने यहां पर सत्ता छीन ली थी, तो मार्शल लॉ लगाया, संविधान निलंबित, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। वहीं 1999 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। नवाज शरीफ सरकार बर्खास्त हुई, आपातकाल लगाया गया, संविधान निलंबित किया गया और जनरल परवेज मुशर्रफ सत्तारूढ़ हुए। 2008 तक वो राष्ट्रपति रहे। तो ये इतिहास रहा है पाकिस्तान का, किस तरह से तख्ता पलट होता है पाकिस्तान में। और जब जब किसी सेना अध्यक्ष के पास ये ताकत आती है तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि ये जो इतिहास है वो बता रहा है कि तख्ता पलट होता है। और अब यही कयास लग रहे हैं कि इस बार भी तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला। खास तौर से ट्रंप मुनीर की जो मुलाकात हुई है उसके बाद ये सुगबुगाहट और तेज हो गई है। साथ ही मुनीर को जिस तरह से फील्ड मार्शल बनाया गया है, यानी मुनीर की ताकत तो बढ़ रही है पाकिस्तान में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां पर मुनीर पर सवाल उठने चाहिए थे, वहां मुनीर को ताकत दी जा रही है, उनके पद पर बढ़ोतरी दी जा रही है। तो मुनीर ने ट्रंप का नमक खाया है, इसलिए ईरान के खिलाफ क्या कुछ रुख रहेगा पाकिस्तान का, ये देखना होगा। सुप्रीम लीडर का तख्ता पलट चाहते हैं क्या ट्रंप, ये भी सवाल उठ रहे हैं। और पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर सपोर्ट कितना होगा पाकिस्तान की तरफ से, ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ क्या पाकिस्तान देगा? तमाम सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ रहा है। रुक करेंगे रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी का, जो कि हमारे साथ मौजूद है। शिवदान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और आपसे समझना चाहेंगे ट्रंप और मुनीर की जो मुलाकात हुई है उसके क्या मायने निकल रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई सेनाध्यक्ष को पावर मिलती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में तख्ता पलट का इतिहास रहा है। क्या ऐसा होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, ये अमेरिका का इतिहास रहा है कि उसको जब भी एशिया में कोई अपने प्रभाव के लिए कोई डेंजर नजर आता है
तो हमेशा वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। आपको पता है, जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया था, उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर वहां के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के जो मिलिट्री डिक्टेटर थे उन दिनों में, जियाउल हक, उन पर हाथ रखा और उनसे तालिबान तैयार कराए और रूसी सेना को वहां से भगाया। इसी प्रकार से दोबारा जब तालिबान का राज पाकिस्तान अफगानिस्तान में तानाशाही का हो गया था, उस वक्त उन्होंने मुशर्रफ के ऊपर हाथ रखा और मुशर्रफ से उसको सत्ता परिवर्तन कराया। इस वक्त एशिया में ईरान के अंदर जो खुमनेई का जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट का शासन है, उसको अमेरिका एक खतरा समझ रहा है और अपने प्रभाव में उसको नहीं ला पा रहा है ईरान को। और ईरान इस वक्त चाइना के साथ ज्यादा क्लोज है और रूस के साथ भी क्लोज है चाइना। इसलिए अमेरिका चाहता है खुमनेई को सत्ता से बेदखल किया जाए और इसके लिए वो पाकिस्तानी सेना का इस्तेमाल करना चाहता है। और इसके लिए इसी में बेसिक मुद्दा यही था मुनीर को अमेरिका में बुलाकर लंच कराने का, कि उसके साथ उन्होंने ईरान की डिटेल में डिस्कशन किया है और ईरान में किस तरह से खुमनेई को सत्ता से हटाया जाए, वो सब बातें डिस्कस की गई हैं। और इसके अलावा यदि जरूरत पड़ी अमेरिका को ईरान में इंटरवेंशन करने की, तो वो वहां पर ईरान और पाकिस्तान सीमा पर ऐसे कुछ बेस चाहता है कि जहां से वो अमेरिका ऑपरेट कर सके। इन कारणों से ये मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया गया लंच के लिए और यही इसी वजह से उन्होंने उनको बहुत अच्छा जनरल बोला है और बहुत उसकी तारीफ की है। जी बिल्कुल। और इस बीच हमारी सहयोगी किरण भी न्यूज रूम से जुड़ गई है, बड़ी खबर उनके पास है, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों का हम इंट्रोडक्शन कराएंगे। किरण, क्या खबर है आपके पास? देखिए, बड़ी खबर आ रही है ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर के, जो लगातार कई दिनों से जो है ये युद्ध जारी है। और इस बीच में जो खबर है कि देखिए ईरान ने मिसाइल जो है इजराइल के गृह मंत्रालय के पास एक इमारत को उड़ा दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए तेल अवीव में किस तरह से विदेश मंत्रालय के पास में जो एक इमारत थी उसके ऊपर में ये मिसाइल अटैक जो है वो ईरान की तरफ से किया गया। यानी अब सीधे तौर पर जो अब तक हम समझ रहे थे कि ईरान के पास में अत्याधुनिक हथियार नहीं है, ना जाने वो कितने दिनों तक लड़ पाएगा। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज सर, आपसे भी हम इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से लगातार ईरान के लिए कहा जा रहा था कि 14 दिनों का समय है और ऐसे में यहाँ पर यूएनएससी में भी ये बातचीत चल रही थी, बैठक चल रही है ईरान की तरफ से कि आगे क्या निर्णय लिया जाएगा इस जंग को लेकर। लेकिन फिलहाल जो अभी बैठक हुई है ट्रंप और मुनीर के बीच, वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्या बातचीत करना चाहता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, ये अप्रत्याशित मुलाकात थी। इससे पहले केवल परवेज मुशर्रफ साहब गए थे व्हाइट हाउस में, इस प्रकार की किसी आयोजन बुश साहब ने बुलाया था, लेकिन वो गए थे एक प्रेसिडेंट की हैसियत से। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी सैन्य प्रमुख को बुलाया है व्हाइट हाउस में और इस प्रकार का सम्मान दिया गया है। और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, वो भी बहुत ही भारत के लिए वो था, क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं लगने वाली बात थी, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए आसिम मुनीर से मिलना सम्मान की बात है। और ये जिस प्रकार से आसिम मुनीर ने इस युद्ध को रोका, भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को रोका और एक परमाणु युद्ध होने से रोक दिया, इसके लिए उनका मैं सम्मान करता हूं। तो इस प्रकार की भाषा पहले नहीं देखी गई है और ये काफी ये डिप्लोमेसी जो चल रही है अभी अमेरिका में, वो अमेरिकन ने भी पहले नहीं देखी है। किस प्रकार की बातें प्रेसिडेंट ये करते हैं वो इससे पहले नहीं हुई है। लेकिन कहीं भी कुछ भी करता है अमेरिका तो उसके पीछे उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट रहता है। और इसमें जैसा कहा गया है कि कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि जिसमें बलूचिस्तान में जो उनके रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और बाकी खनिज हैं, उसके ऊपर भी कुछ सहयोग और कुछ संधियां होने की बात हुई है, जिसके कारण अमेरिका को इंटरेस्ट है कि बलूचिस्तान क्षेत्र में और पाकिस्तान में और भी जगह में जहां पर खनिज और मिनरल्स का
वो बिल्कुल, बहुत यानी इन वाकई खनिजों का भंडार किस है, तरह उनके से भंडार उपयोग है। किया जाए इस पर भी लगातार अमेरिका की नजर है। और पिछले दिनों भी हमने देखा कि इसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही थी कि बलूचिस्तान को लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं ट्रंप और मुनीर की बैठक को लेकर कि आखिर इसके मायने क्या है, क्यों ट्रंप और मुनीर मिलते हैं। ट्रंप यहाँ पर मुनीर की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और ऐसे में भारत के साथ जो अमेरिका के रिश्ते हैं, क्या इनको लेकर फिर हम आगे मायने निकालें? क्या हम ये माने कि यहाँ पर जो ट्रंप है वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं? और वहीं एक फैक्टर ये भी सामने आ रहा है कि बलूचिस्तान को लेकर चर्चा की जा सकती है क्योंकि वहां पर जो मिनरल्स है उन पर भी अमेरिका की नजर बनी हुई है। सबसे पहले तो ट्रंप शुक्रगुजार है मुनीर के ऊपर, क्योंकि मुनीर ने रेकमेंड किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप को, क्योंकि भारत पाकिस्तान का न्यूक्लियर वार से बचाया दुनिया को। इसीलिए ट्रंप वाज वेरी हैप्पी, सो द लंच इज फॉर दैट। सेकंड पॉइंट था जे मुनीर को बुलाया है, शहबाज शरीफ को नहीं। उन्होंने ट्रंप लंच के बाद जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बोला है कि मुनीर हैज डन एक्सेप्शनल job for not making the war longer, and it is as comparable with Narendra Modi. That means Modi is considered equated with Asif Munir, not with Shehbaz Sharif. So this is a indication that Munir is going to be taking over Pakistan in the next in future. Third point है help Baluchistan to attack Iran. बिकॉज ईरान के अटैक करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है पाकिस्तान अमेरिका को। सो वो एक जगह है, वो जो आपने बोला है जो रिच मिनरल, वो सब सेकेंडरी है। मेन पॉइंट है पाकिस्तान से अटैक करने का, क्योंकि 900 से 1000 किलोमीटर का बाउंड्री है पाकिस्तान, बलूचिस्तान और ईरान का। सो अटैकिंग जगह के लिए। और चौथा पॉइंट है पाकिस्तान में एक अमेरिकन बेस बनाने का। हमें मालूम है मिडिल ईस्ट में 8-10 कंट्री में अमेरिकन बेसेस है, वो हमने डिस्कस किया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं है जो क्या ईरान में डायरेक्ट अटैक कर सकता है। पांचवा पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी में अमेरिका का बहुत इंटरेस्ट है और पाकिस्तान को एक बेस बनाने का सोच रहा है ट्रंप। वो इसीलिए एक जगह ढूंढ रहा है। एंड क्योंकि पाकिस्तान आर्मी, हमें पता है जे सभी बिजनेस में, वर्ल्ड ट्रेड में, लॉजिस्टिक में, जमीन बेचने में, एनी इवन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाने में, सुपर स्टोर और मॉल बनाने में पाकिस्तान आर्मी हाईली इन्वॉल्व। सो ट्रंप एक कोशिश कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में देने का। यानी ये सब कारण है। जी बताइए। छठा पॉइंट है चाइना के साथ पाकिस्तान बड़ा डिपेंडेंट है, तो अमेरिका बोलना चाहता है जे चाइना से थोड़ा दूर हो जाओ और हम हैं तुम्हारे साथ। So these are the 6 points basically I have found out for Munir and Trump का जो लंच हुआ था। बिल्कुल। और कुणाल सर, ये बहुत ही बड़े और मुख्य पॉइंट्स हैं जिन पर आप बात कर रहे हैं और पूरी संभावनाएं हैं कि इसी दिशा में जो अमेरिका है वो काम कर रहा है। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए। संजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और यहाँ पर हम आपसे समझना चाहेंगे कूटनीतिक तौर पर, आखिर ट्रंप ने तो बहुत बेहतरीन खेल खेल लिया है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने ये बात कही थी कि हम ईरान को सपोर्ट करते हैं, अगर इजराइल न्यूक्लियर वॉर करता है ईरान पर तो पाकिस्तान अपनी तरफ से इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। और अब ये यू टर्न, यहाँ पर जो बातचीत हो रही है ट्रंप के साथ, तो सीधे तौर पर ट्रंप चाहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान उनका सहयोग करे ईरान पर हमला करने के लिए, वहां पर तख्ता पलट के लिए। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, पाकिस्तान एक बेहद अवसरवादी राष्ट्र है और वो उसकी विदेश नीति, उसकी रक्षा नीति का कोई आधार नहीं है, कोई उसका चरित्र नहीं है। ये अपने यू टर्न्स के लिए जाना जाता है
आपको याद होगा कि 2001 में 9/11 का जो हमला अमेरिका पे हुआ था, उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने और उस समय के जो सैनिक शासक जनरल मुशर्रफ को ये स्पष्ट रूप से कहा कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। आप डिसाइड कर लें कि आप किस कहाँ पे हैं। आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। आप हमारे या मित्र हैं या शत्रु हैं, बीच का कुछ रास्ता नहीं चलेगा। और उसी समय मुशर्रफ ने यू टर्न किया था और वही तालिबान जिसको कि पाकिस्तान ने खड़ा किया था, उसके अगेंस्ट में अमेरिका के खेमे में आकर के जो पाकिस्तान बैठ गया था। और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान के जो बेसिस का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में बड़े ऑपरेशंस किए थे और उसी तालिबान जिसको कि पाकिस्तान ने खड़ा किया था, उसी रिजीम को गिराने में पाकिस्तान ने अपनी पूरी टेरिटरी अमेरिका के हवाले कर दी। और उसके बदले में जाहिर है कि उसे कुछ चंद डॉलर्स मिले और F-16 विमान जो आज पाकिस्तान इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, उस समय अमेरिका ने उसे दे दिया था। तो ये जो पाकिस्तान का जो पहले भी इसका ऐसा चरित्र रहा है, कभी अभी आप देखिए तो कभी वो चाइना की यात्रा करते हैं और जब चाइना की यात्रा करते हैं तो फिर वहाँ कहते हैं कि हमारी जो दोस्ती है वो हायर देन माउंटेन, डीपर देन ओशन। और उसके जैसे ही थोड़ा सा कुछ स्थितियाँ बदलती हैं और तो उनको IMF से अगर लोन चाहिए होता है तो फिर वो अमेरिका के खेमे में जाके बैठ जाते हैं। और जिस तरीके से, और यही जो पाकिस्तान के एक नेता इमरान खान जो कि जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसी दिन वो फरवरी 2022 में मॉस्को में मौजूद थे। और उसके बाद में रिपोर्ट आती है कि ये जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के दबाव में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। तो ये राष्ट्र कब कहाँ किस दिशा में जाकर के बैठ जाएगा और सत्ता लोलुपता कुछ चंद डॉलर्स के लिए, कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए किसके साथ जाकर के बैठ जाएगा, ये कुछ कहा नहीं आ सकता। तो ये जो पाकिस्तान है इसी वजह से लेकिन संजीव सर, यहाँ पर ईरान का क्या रुख रहेगा? जैसे उसे पता चलेगा कि पाकिस्तान इस तरह की दगाबाजी कर रहा है तो जाहिर सी बात है ईरान का जो एक रुख रहता था पाकिस्तान के प्रति, उसमें बदलाव आएगा। देखिए, पाकिस्तान और ईरान के संबंध पहले से ही बहुत स्मूथ नहीं है, तनावग्रस्त संबंध है। जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में और बलूचिस्तान में एक दूसरे के ऊपर पाकिस्तान और ईरान ने हमले भी किए। पहला हमला तो ईरान ने ही पाकिस्तान में किया था, बलूचिस्तान में। वहां पर अनेक जो लश्कर-ए-जंग जैसे जो संगठन है वो और जाहिर है कि उसके बदले में पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी कार्रवाई की थी। तो आतंकवाद के आरोप एक दूसरे के ऊपर ये दोनों राष्ट्र लगाते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर संजीव सर सहयोग की बात इसलिए भी सामने आ रही थी, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने से पहले किस तरह से ईरान की मूवमेंट जो थी वो पाकिस्तान की तरफ देखी जा रही थी। इसलिए कहा यह भी जा रहा था कि पाकिस्तान और ईरान के बीच कहीं ना कहीं थोड़े संबंध बेहतर हुए हैं, दोस्ताना हुए हैं। कर्नल शिवदान सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवदान सर, आप क्या बताएंगे सर, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं एक एंगल ये भी निकल रहा है कि पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो सकता है, वहीं ईरान तो मुख्य मुद्दा रहा ही होगा इस मीटिंग का। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या पाकिस्तान में ये संभावनाएं हैं कि यहां पर तख्ता पलट हो सकता है? क्योंकि जो इतिहास रहा है, कभी भी किसी सेना अध्यक्ष को अगर पावर मिली है तो उसके बाद किस तरह का इस्तेमाल हुआ है, ये इतिहास बताता है पाकिस्तान का। देखिए, इस समय जो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनको खुद मुरी ने अपने आप सत्ता पे बिठाया है और वो कोई उसके लिए चैलेंज नहीं है। उसके पॉलिसी मेकिंग में या उसकी एक्टिविटीज में पाकिस्तान का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या सरकार है वो कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है। जिस तरह से मुनीर चाह रहा है उस तरह से हो रहा है। आपको याद होगा किस प्रकार मुन्नी ने हिंदू मुस्लिम का लेक्चर दिया था, उसके बाद ये पहलगांव का हमला, उसी लेक्चर को और भी उसका इम्पैक्ट डालने के लिए ये मुन्नी ने हमला कराया था। और उसका एम ये था कि भारत में सांप्रदायिक सद्भाव जो बना हुआ है उसको खराब कराना। जो पाकिस्तान परोक्ष रूप से भारत को कमजोर करना चाहता है सांप्रदायिक दंगों के द्वारा और अंतर अशांति फैला करके और तरह तरह के आतंकवादी हमले करा करके, मगर उसकी ये चाल चली नहीं। पाकिस्तान की जो हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे कराना चाहता था, हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाना चाहता, वो नहीं बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर भारत की जो जनता है वो काफी समझदार है। इस प्रकार से उसका कोई पाकिस्तान की सरकार से कोई क्लैश नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन का चांस मुझे बहुत कम नजर आ रहा है। और सेकेंडली, अब पाकिस्तान की सेना ने नई स्क्रिप्ट ये निकाली है कि वो सत्ता पे सीधे नहीं आना चाहती, वो पर्दे के पीछे से पाकिस्तान में राज करना चाहती है, क्योंकि
सोवियत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंध पाकिस्तान पर लग जाते हैं यदि वहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप या मार्शल लॉ लगता है तो। और पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक स्थिति इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगवा सके जी। इसलिए पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन का चांस मुझे कम नजर आ रहा है, मगर ईरान में जरूर, ईरान के अंदर अमेरिका अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए वहां पर सत्ता परिवर्तन कराना चाहता है, जिसमें बिल्कुल, यानी आप इस बात को सिरे से नकार रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खुद यहाँ पर जो शहबाज शरीफ हैं वो मुनीर के ही चुने हुए पीएम हैं, तो इसलिए खतरा नहीं है, तो इसलिए सत्ता परिवर्तन भी नहीं होगा। बिल्कुल किरण, और ये बात वाकई मायने रखती है, क्योंकि एक एंगल ये भी निकल रहा था कि इस मीटिंग में ये संभव है कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और खासतौर से तख्ता पलट को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। वहीं अब चीन के साथ जो दोस्ती है पाकिस्तान की, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है, जिस तरह से ये जो संबंध है अमेरिका के साथ बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा कि चीन के साथ जो है पाकिस्तान के रिश्ते वो जो है खराब हो जाएंगे। अब से आप कुछ दिन के बाद ही देखेंगे गीतू कि चाइना के लिए भी जो पाकिस्तान का कोई डेलीगेशन या कोई बड़े पद पर मौजूद जो नेता है या कोई व्यक्ति है वो ज़रूर जाएगा वहाँ पर। अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी चीज़ें वो ज़रूर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि बिना चाइना के वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, और अमेरिका पर बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका चौतरफा चीज़ें खेलता है। चाइना का कहीं ना कहीं एक मोटो क्लियर है कि पाकिस्तान के अलावे हमारे पास कोई और सरजमी खास तौर से नहीं है, क्योंकि देखिए वहां पर उनका सीपेक है और वहां से ही उनको बहुत ज्यादा जो है संसाधन और चीजों की उपलब्धता होती है। पैसे देने पर देखिए चाइना इस तरह से जो है किसी भी सरजमी पर अपना कोई भी कार्य कर सकता है, किसी भी तरह की गतिविधि में जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो ऐसे में ना चाइना पाकिस्तान को छोड़ेगा, नाराजगी जरूर दिखाएगा, और उसको देखिए मनाने के लिए पाकिस्तान से डेफिनेटली कोई ना कोई कुछ जो है 1-2 दिन के बाद नजर आएगा आपको चाइना के दौरे पर। और उसके बाद जहां तक आप कह रहे हैं कि तख्ता पलट, लेकिन मेरी संभावना यह है, या मैं जहां तक चीजों को समझ पा रही हूं, कि तख्ता पलट होने से नकारा भी नहीं जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि देखिए शहबाज शरीफ को उनको सत्ता में लाने के लिए जो है असीम मुनीर का बहुत बड़ा हाथ है, सैन्य हाथ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेना प्रमुख जो होते हैं उनको एक तरह से परवेज मुशर्रफ बनने की जो होड़ है वो लगी रहती है। और हमने वो युद्ध के दौरान भी देखा है कि किस तरह से हर चीज पर जो है पूरी पकड़ जो है असीम मुनीर की है। ऐसे में देखिए उनको भी प्रेसिडेंट बनना है, क्योंकि अगर अब देखिए अमेरिका से जाकर के या ट्रंप से जाकर के असीम मुनीर मुलाकात कर रहे हैं, तो उसके पीछे से एक ये भी चीजें हो रही है कि मतलब ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि अब तक अगर परवेज मुशर्रफ से किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुलाकात की है तो वो प्रेसिडेंट के पद पर थे, और इसीलिए जो है ये मुलाकात हुई, इस लेवल के थे इसलिए ये मुलाकात हुई थी। लेकिन असीम मुनीर सिर्फ और सिर्फ एक सैन्य प्रमुख है, और ऐसे में शहबाज शरीफ को छोड़ करके उनसे मुलाकात होना पाकिस्तान की इसमें भी किरकिरी हो रही है। तो अब ऐसे में असीम मुनीर जरूर चाहेंगे कि वो परवेज मुशर्रफ जो है उनकी जगह ले, उनके तरह जो है वो पाकिस्तान में जो है पूरी तरह से सत्ता को संभाले, यानी कि क्लियर सीधे तौर पर जो है वो सामने निकल करके आ जाए। तो इस बात की संभावना से भी इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और मनोज सर, यहाँ पर ये देखिए, ये जो पूरी लंच पार्टी चल रही है, इसमें जाहिर सी बात है अमेरिका अपने हितों की बात तो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात देखी जा रही है वो यही है कि ईरान के प्रति पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ट्रंप ने तैयारी कर ली है कि मेरा एक एयरबेस वहां से होगा तो कम से कम ईरान पर सीधे तौर पर अटैक किया जा सकता है, यानी कि ईरान को भी चारों तरफ से घेरने की जो कोशिश है ट्रंप की वो खत्म नहीं हो रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 2 हफ्ते का समय दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि जो ट्रंप की कोशिश है वो लगातार ईरान को डाउन करने में रहेगी, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं जिस तरह से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, हो सकता है अभी कुछ टाइम के लिए प्रेशर में उसे छोड़ दिया जाए या रोक दिया जाए, लेकिन आने वाले दिनों में नहीं लगता कि ईरान इस प्रोजेक्ट से पीछे हटेगा। जी, अब देखिए पाकिस्तानी बेसिस का इस्तेमाल तो ऑलरेडी अमेरिकन कर रहे थे। इसका हमें पता लगा जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। नूर खान एयरबेस में इनके अमेरिकन एसेट्स पाए गए थे, उनके सैनिक भी पाए गए थे, और ये भी एक कारण माना जा रहा है कि अमेरिका पूरी तरह छटपटाया था इस सीज फायर को लेकर। तो उस मुताबिक देखिए ईरान के खिलाफ तो ऑलरेडी पाकिस्तान के बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका करता रहा है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, और भी जो भी वहां उनके बेसिस से जो उन्होंने अगर ऐसी परिस्थिति आई कि अमेरिका को युद्ध में डायरेक्ट घुसना पड़ा तो उस समय जरूर पाकिस्तान के बेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे बहुत अच्छी तरह से शिवदान सर ने बताया था कि किस प्रकार से अलग अलग समय पर पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है, चाहे अफगानिस्तान के युद्ध में हो चाहे और भी कहीं।
तो इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये भी एक मुद्दा रहा होगा कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपका बेसिस का इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा देखिए, जो अभी परिस्थितियां बनी हुई है, सबसे इसमें जो हमारे लिए एक निराशाजनक बात यह थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों को ही एक ही तराजू में तौलने का काम जो कर रहे हैं ट्रंप साहब, वो गलत है। और खासकर तब जब प्रत्यक्ष रूप में पाकिस्तानी सेना के लोग उग्रवादियों के साथ, टेररिस्ट के साथ दिखाई दिए थे जब नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा था। तो ऐसी सब चित्र आने के बाद, ऐसे समय में जब पूरे विश्व को विदित हो गया था कि किस प्रकार का वहां पर समर्थन पाकिस्तान देता रहा है ऐसे गुटों को, टेररिस्ट गुटों को, तब भी अमेरिका ने उसको नजरअंदाज किया और भारत के रुख को थोड़ा सा उन्होंने निराशा दी है। जी बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, ईरान इजराइल जंग से जुड़ी है बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है, इजराइल न्यूक्लियर प्लांट तबाह नहीं कर पाएगा। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की क्षमता नहीं, इजराइल के पास बहुत सीमित क्षमता है। ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है कि वो फोर्डो का एक हिस्से को थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया है कि यहां पर इजराइल न्यूक्लियर प्लांट तबाह नहीं कर पाएगा, और ये बहुत बड़ी जानकारी है जो कि ट्रंप की तरफ से बयान के तौर पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और ऐसे में कुणाल सर देखिए, ट्रंप तो पल पल अपने बयान बदलते हैं। यहां पर उन्होंने इजराइल के लिए भी ये बात कह दी है कि इजराइल में इतनी क्षमता नहीं है, यानी हमेशा अमेरिका को ये दिखाना अमेरिका सर्वोपरि है और सबसे ताकतवर देश है। एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया है ये कहकर कि इजराइल के पास इतनी क्षमता नहीं है। मैं आपको एक सीधी बात कहना चाहता हूं। 5 मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। 5 देश में कौन कौन आदमी बोला है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है? सिर्फ अमेरिका बोला है, चाइना नहीं बोला, रशिया नहीं बोला, इंग्लैंड और फ्रांस नहीं बोला। दुनिया में 200 कंट्री है, 200 कंट्री के अंदर सिर्फ 2 कंट्री बोला है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, वो इजराइल और अमेरिका। तो बाकी सब देश का भी इंटेलिजेंस है, सभी देश इक्वली पावरफुल है, दिमाग वाला है। किसी ने बोला नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि जैसे सदाम हुसैन को इराक से हटाया था अमेरिका ने, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का हवा नैरेटिव बना के, उसका एम सदाम हुसैन को हटाना था और पेट्रोल लेना था। वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक फ्रंट लाइन था। यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है। यूनाइटेड नेशंस कोई टीम भेज सकता है ईरान में, जे भाई जाके चेक करो ईरान का क्या पोजीशन है। वो नहीं अमेरिका चाहता है, वो रशिया का बात नहीं सुनना है। ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी जेनीवा में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मिला है, उन्होंने बताया है कि हमारे पास बम नहीं है, हम पीसफुल यूज के लिए न्यूक्लियर रिसर्च सर। और कर इसी रहा पर है। मैं शिवदान सर की भी राय लेना चाहूंगी। जी शिवदान सर की भी राय लेना चाहूंगी। सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, आखिर जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बयान को दे रहे हैं कि इजराइल के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर पाए, तो ऐसे में सवाल ये उठता है, जब ईरान ये कह रहा है कि हमने कोई न्यूक्लियर प्लांट लगाया ही नहीं है या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हमारा इस कदर नहीं है कि हमने कोई बॉम्ब वगैरह तैयार कर लिया, तो क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? और ऐसे में इजराइल को ये दिखाना कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है, क्या मायने आपको लग रहे हैं इस बात के निकलते हैं? तो चलिए रुक कर लेते हैं संजीव सर का। संजीव सर, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो बयान सामने आया है इससे समझे, क्योंकि देखिए इजराइल का साथ देने की बात अमेरिका करता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने ये भी कह दिया कि इजराइल में इतनी ताकत नहीं है, तो कम से कम एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर अमेरिका यही दिखाना चाहता है कि अमेरिका से बढ़कर कोई देश नहीं है। नहीं, मैं इस बयान को इस तरह से देखता हूं कि अमेरिका एक ग्राउंड तैयार कर रहा है कि किस आधार पर वो ईरान को न्यूक्लियर उसके इंस्टॉलेशन से उसको हिट करता है। और इजराइल और अमेरिका दोनों ही इस बात की संकल्पबद्धता समय समय पर व्यक्त करते रहे हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और यदि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है
अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को और अधिक आगे बढ़ाता है, उस पर लगाम नहीं लगाता है, और जिसे रोकना इजराइल का लक्ष्य था, कि इजराइल ने जो हमला किया था उसका टारगेट ये था, प्राइमरी जो पहला जो तात्कालिक जो टारगेट ये था कि वो इस यूरेनियम एनरिचमेंट को जो ईरान बढ़ाता जा रहा था उससे इस बात का खतरा पैदा हो गया था, और आईएईए ने भी इसको माना था कि ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज गति से बढ़ा रहा है और वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ तेज गति से कदम बढ़ा रहा है, तो उसको रोकना इजराइल के द्वारा ये हमला करके किया गया। लेकिन जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है वो पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, बहुत ही दुरूह क्षेत्रों में स्थित है, और डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, और वहां पर जो ईरानियन जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं जहां पे यूरेनियम संवर्धन का कार्य होता है, वो जो डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटी है उसको अमेरिका ही के पास वो कैपेबिलिटी है, और अमेरिका के जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जो GBU-57 बॉम्ब्स हैं, जिसे कि अर्थ पेनेट्रेटिंग बंकर बस्टर बॉम्ब्स के तौर पर भी जाना जाता है, वही उसको हिट कर सकते हैं, और इजराइल के पास जाहिर है कि वो कैपेबिलिटीज नहीं है। तो यदि ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट के प्रोग्राम, यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को और अधिक आगे बढ़ाता है, तो ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि अमेरिका उसमें सीधा वहां हमले कर सकता है। फोर्डो का जो न्यूक्लियर साइट है वो अमेरिका अपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स को इस्तेमाल करते हुए उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि क्योंकि इजराइल के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अगर लगाम नहीं लगाएगा तो जाहिर है कि अमेरिका को वहां पर उतरना पड़ेगा, और उसके लिए वो जाहिर है वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यदि ऐसा ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को नहीं, यूरेनियम एनरिचमेंट को नहीं रोकता है तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इजराइल स्वयं ये कार्य नहीं कर सकता, और ऐसे में अमेरिका को उतरना पड़ेगा। तो ये मेरा असेसमेंट के मुताबिक ये ग्राउंड जो यानी चेतावनी है ईरान को अमेरिका की तरफ से कि इजराइल के पास उतनी क्षमता नहीं है। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है ईरान को अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, कि आप या तो सुलह कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। वहीं यहाँ पर मनोज सर, क्योंकि यूएनएससी में पूरा मामला है और ऐसे में बैठक हो रही है, मीटिंग्स हो रही है ईरान के साथ कि आखिर इस प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह की चर्चा की जाए। ईरान भी अपना पक्ष रखेगा, और कल तक हम ये देख रहे थे कि अमेरिका की तरफ से बात सामने आ रही थी कि 2 हफ्ते का समय हम ईरान को दे रहे हैं। तो ऐसी क्या जल्दबाजी यहाँ पर ट्रंप को होती है? बार बार वो इस बात को जता देते हैं कि ठीक है मैं अटैक करने जा रहा हूं, अगले हफ्ते में अटैक कर दूंगा, 2 हफ्ते का समय दे रहा हूं। आखिर ये जो बयान बदले जाते हैं ट्रंप की तरफ से, वो क्या रणनीति है? देखिए, सीधी तरह से पोस्चरिंग करते रहते हैं ट्रंप हर प्रकार से, और जहां तक ये फोर्डो में बात चल रही है कि उसमें जो उनके GBU बॉम्ब्स बर्बाद कर सकते हैं, ऐसे भी खबरें आ रही है कि जिस प्रकार का वहां पर फोर्डो में इन्होंने जिस गहराई में आधा मील नीचे इन्होंने फोर्डो का अपना सब ये संवर्धन का अपना वो रखा हुआ है, परमाणु संवर्धन का, तो उसमें मुश्किल है कि इवन GBU बॉम्ब्स वहां पर उसको बर्बाद कर पाए। ऐसी रिपोर्ट्स ईरान की मीडिया के थ्रू आई हैं। तो ऐसे में अभी देखिए, जब तक ये बातचीत नहीं चालू होती है, और बातचीत ही इसका हल हो सकता है, और किसी न किसी तरह से अभी लग रहा है कि बैक चैनल पे बातचीत का सिलसिला चल रहा है, और ईरान भी कहीं ना कहीं नरम पड़ा है अपने रुख को लेकर। और जिस प्रकार का हमला ईरान ने सक्सेसफुली किया है इजराइल में, उससे प्रतीत होता है कि दोनों देशों को अब बैठकर चर्चा करनी चाहिए और इस युद्ध को रोकना चाहिए। जी बिल्कुल। और कुणाल सर, जिस तरह के हालात अभी ईरान में बने हुए हैं, एक तरफ तो खामनेई यहाँ पर बात कर रहे हैं युद्ध को लेकर और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर, वहीं दूसरी तरफ तख्ता पलट के संकेत भी दिख रहे हैं। खुद खामनेई का जो भतीजा है वो ये चाहता है कि तख्ता पलट हो और यहाँ पर जो सत्ता है उनके हाथ में आ जाए। तो ये तमाम जो प्रकरण है वो चल रहे हैं इस वक्त ईरान में, यानी तख्ता पलट एक तरफ, दूसरी तरफ युद्ध वाला माहौल चल रहा है। वहीं खामनेई के सामने एक प्रेशर था, सोशल प्रेशर, अपने लोगों के सामने ये जताना कि देखिए हम किसी भी तरह के दबाव में नहीं है और हम एक तरह से युद्ध की भी स्थिति में तैयार हैं, यानी पीछे नहीं हटेंगे। ये खामनेई दिखाना चाहते थे यहाँ की जनता को। अमेरिका का कहानी है, ये कंप्लीटली नॉन डेमोक्रेटिक है। एक टेररिज्म, सारी दुनिया में जितने जगह में टेररिज्म है सब जगह में अमेरिका इन्वॉल्व है, और अमेरिका का ये दादागिरी और गुंडागर्दी है। ये उसने किसने बोला है उसको ईरान से न्यूक्लियर बॉम्ब निकालने का?
यूनाइटेड नेशंस है, वहां पे मीटिंग है, एक यूनाइटेड नेशंस का एक टीम भेजे, उसका सारी देश का रिप्रेजेंटेटिव हो, वहां पे जाके चेक करे ईरान में है क्या नहीं। ये नहीं है हम मारेंगे। हु इज अमेरिका, हु हैज गिवन हिम दैट राइट टू अटैक ईरान? ये सब टोटल वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी तोड़ रहा है। अमेरिका बोल रहा है तुम्हारे पास बम है, एक्चुअली बम नहीं है। जी, जी। एग्जैक्टली इसीलिए जैसे सदाम हुसैन को निकाला हुआ था रशिया, अमेरिका ने, ठीक सिमिलर वे में ये खोमेनी को निकालना है। ये अमेरिका का एम है। Nobody has given right to attack any country, not even America. United Nations is there, and वहां पे इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, तीनों जो नेटो का स्ट्रेंथ है अमेरिका के साथ नेटो में है, वो लोग बोल रहा है ईरान के पास नहीं है, बातचीत करो। अमेरिका नाउ पड़े हुए हैं, खोमेनी को निकालना है, उसको न्यूक्लियर बम से कुछ नहीं लेना देना है। बिल्कुल, यानी ये जो बिसात बिछाई गई है अमेरिका के द्वारा, उसका जो खेल है वो कुछ और है और यहाँ पर काम कुछ और करना है, खासतौर से खमेनी पर ये एक तरह से शिकंजा है। संजीव सर, अगर हम यहाँ पर इसे कूटनीति के तौर पर समझें, भारत पर किस तरह का प्रभाव आप देख रहे हैं? क्योंकि ट्रंप की मुलाकात जिस तरह से मुनीर से हो रही है, आखिर भारत क्या समझे अमेरिका के बारे में? हालांकि हमेशा जिस तरह से दावे भी किए जा रहे थे पिछले कुछ सालों में कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती है, भारत अमेरिका के संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो उन पर क्या प्रभाव इस मुलाकात के बाद पड़ेगा? देखिए, भारत और अमेरिका के बीच की जो संबंध है वो एक पार्टनरशिप है, और जिसमें कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करके चलता है। भारत अमेरिका का एलाई नहीं है। भारत अमेरिका के द्वारा जो बातें कही जाती हैं उसको उसके ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना है वो भारत स्वयं अपना निर्णय लेता है। वो अमेरिका के डिक्टेशंस के आधार पर, उसके दबावों के आधार पर ये जो भारत है वो बिल्कुल भी नहीं चलता। और चाहे वो अभी आप कल ही देख लीजिए जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को लंच पे इनवाइट किया, लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उनका अपना राइट है कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, नम्रता पूर्वक बता दिया उनको कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये भारत के जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और अपनी स्वतंत्रता है और उसको भारत मेंटेन करता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। और भारत जाहिर है कि अपने आप में एक महाशक्ति है, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या पूरे भारतवर्ष की जो छवि है एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे है, जबकि पाकिस्तान की जो छवि है एक क्लाइंट स्टेट के तौर पे है। पाकिस्तान का जो दुरुपयोग और एक्सप्लॉयटेशन अमेरिका जब चाहता है, जैसे चाहता है वैसे करता है। और आज तो अभी अमेरिका ही नहीं, वो चाइना भी उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, चाहे बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेस हों तो अन्य जगहों पे अपने सैनिक इंजीनियर्स और वर्कर्स के माध्यम से पूरे वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। और ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो कुछ चंद डॉलर और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स की वजह से और अपनी जेबें जो है भरने के लिए वो कहीं भी किसी भी खेमे में जाके बैठ जाते हैं। तो इस राष्ट्र से भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना हो नहीं सकती। और अब अमेरिका भी इस बात को समझ चुका है कि ये जो भारत का जो स्थान है वो बहुत ही अलग है। चाहे वो आप देखिए बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो या बुश एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, सभी भारत को एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी देखिए ऐसी है कि उसमें कुछ बड़बोलापन होता है, कई बार वो कैजुअल रिमार्क्स दे डालते हैं, कई बार वो हमने ये कराया वो कराया, भारत और पाकिस्तान में हमें कोई क्रेडिट नहीं देता, हमारे बारे में आर्टिकल नहीं लिखे गए वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें वो कैजुअल रिमार्क्स है। मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए। सच्चाई फैक्ट ऑफ द ग्राउंड ये है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है, दो बड़े विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध, दोनों अपने आप में महाशक्तियां हैं। और दोनों के बीच के जो संबंध है वो पाकिस्तान तो कोई ज्यादा बड़ा फैक्टर में नहीं देखता। सबसे बड़ा जो फैक्टर ये है कि चाइना की जो चुनौती है उससे दोनों राष्ट्रों को डील करना है। इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से चाइना अपना दबदबा बढ़ाता जा रहा है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद, उसको डील करने के लिए भारत और अमेरिका की बहुत जरूरत है। क्वाड का जो इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया गया है, वो चाइना के लिए बनाया गया है। और क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। और भारत की छवि आज इस तरीके की है कि भारत सिर्फ इंडो पैसिफिक ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अनेक मामलों में, चाहे वो
रूल्स बेस्ड और ऑर्डर को बनाए भारत की रखने की अच्छी बात तो ये भी है कि वो अपने फैसले खुद ले रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप की तरफ से मीडिएशन की बात कही जा रही थी पाकिस्तान और भारत के लिए, ऐसे में मनोज सर यहाँ पर साफ कर दिया पीएम मोदी ने कि देखिए आप मीडिएशन के जिम्मेदार नहीं थे, यानी आपकी वजह से मध्यस्थता नहीं हुई है। और ये स्पष्ट करते हुए जिस तरह से ट्रंप न्योता दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का G20 के सम्मेलन के दौरान, तो उस वक्त भी उन्होंने साफ कर दिया था जिस तरह से कि देखिए मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी भारत वापस लौटना है। और ऐसे में क्योंकि मुनीर से भी उस वक्त मुलाकात होनी थी G7 के दौरान, ये सब चर्चा चल रही थी और उसी वक्त ये देखा गया था कि किस तरह से पीएम मोदी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि ठीक है मैं वहां पर नहीं आ रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक संकेत ये भी था कि अगर मुनीर वहां पर पहुंचते हैं तो भारत को हो सकता है आमना सामना ट्रंप कराने की कोशिश करते मुनीर के साथ, और ये एक तरह से एक स्ट्रैटेजिक रणनीति ट्रंप की होती जिसमें वो बाहर आकर फिर से साबित करते कि देखिए मैं बीच में हूं, इसलिए दोनों देशों के संबंध अब अच्छे चल रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने गीतू जी। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन देखिए विडंबना यह है कि उस दिन 35 मिनट की बातचीत की थी मोदी साहब ने ट्रंप के साथ, उसके बावजूद जिस प्रकार के बयान दिए और जिस प्रकार का फोटो ऑपरेशन चला वहां पर, वो भारत को कहीं ना कहीं विचलित करने वाला था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जिस प्रकार से दोनों को, पाकिस्तान और भारत को, इतनी विषमताओं के बावजूद दोनों को एक समान पलड़े पर रखा, ये भारत के लिए थोड़ा अच्छा नहीं था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं और किस प्रकार का रुख अपनाएंगे आगे भी, उसका कोई उसको नहीं बोल सकता, उसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। लेकिन भारत अपने पक्ष को हमेशा पूरे सॉलिड तरीके से रखता रहा है, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपनी बातें कही हैं पूरे विश्व प्रेस के सामने, और मोदी साहब इस मामले में ठीक हैं। लेकिन देखिए हमारी बात वहां तक, अमेरिकन तक पहुंचती है कि नहीं, इस मामले में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बोलो या फिर हमारा जो हमारी बातें पहुंचाने का जो सभी पक्षों तक, उसमें हम लोग कमजोर थे, और यही एक कारण था कि जिसके कारण हमारे को इतने सारे डेलीगेशन भेजने पड़े, जो कि बहुत अच्छा मूव था हमारी सरकार का, जो हमने 9 डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजे। इस प्रकार की मुहिम और भी आगे चलनी चाहिए। देखिए आपको यह भी ध्यान रखना होगा अमेरिका की हिस्ट्री में क्या है, उसने इतने तख्ता पलट किए हैं। CIA का एक पेपर मैं पढ़ रहा था जो कि 1979 में रिलीज हुआ, उसके मुताबिक 79 से पहले 14 देशों में उन्होंने तख्ता पलट किया हुआ था, उन्होंने खुद माना है उस बात को। उसके बाद अभी के कोई रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें तकरीबन 45 देशों में इन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिशें की है अलग अलग समय में। और ये अमेरिका की क्या बोलते हैं, नीति को दर्शाता है। चाहे कोई भी सरकार हो, डेमोक्रेट्स की हो या फिर रिपब्लिकन्स की, सब में ये नीति लगातार चलती रही है जो कि CIA इसका पालन करता रहा है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में हमें भी बहुत संभल के चलना होगा और हमारे को अपने देश को मजबूत बना के रखना होगा, और उनकी नीयत को भी समझना होगा कि अमेरिकन किसी के साथ नहीं रहते हैं। यानी ये तो पॉलिसी है अमेरिका की, उनकी नीति है कि किस तरह से वो अपना दबदबा पूरे विश्व पर बनाए रखे, और जो देश उभरते हुए उन्हें दिख रहे हैं उन्हें किस तरह से दबाना है, तख्ता पलट करना है, ये भी सब तैयारी अमेरिका करके रखता है। कुणाल सर, यहाँ पर अब अगर हम समझें तो खमनई का तख्ता पलट होना क्या निश्चित है? जितना प्रेशर इस वक्त ईरान पर है अमेरिका की तरफ से, क्या हालात आपको बनते हुए दिख रहे हैं? रहा है अमेरिका का मेन एम न्यूक्लियर बॉम्ब बंद करना नहीं है। अमेरिका का मेन एम ये आयतुल्लाह खोमेनी को निकालना है। मेरे को किसी ने अभी कहीं, मैं पढ़ रहा था, ये खोमेनी अभी रशिया में चला गया है, जो भी है वो सब र्यूमर है। लेकिन मैं एक पॉइंट थोड़ा सा बताना चाहता हूं आप लोगों का, दर्शक को। ये मुनीर का क्या एम था ये लंच में, हमने सब ट्रंप का लंच में क्या बोला है वो मैंने बताया, 6-7 पॉइंट था ट्रंप का। मुनीर का पॉइंट था ये सबसे पहले तो ये इंडिया को टेबल पे लाए, डिस्कशन टेबल में, जो इंडिया नहीं आ रहा है तो ट्रंप को यूज करे और इंडिया को नेगोशिएशन टेबल में लाए। दूसरा पॉइंट है इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया ने कैंसिल किया है, उसको फिर से लागू कराए, क्योंकि पाकिस्तान का हवा बंद है, उसका पानी कम हो गया है, उसका एग्रीकल्चर में इफेक्ट हो रहा है।
तीसरा पॉइंट है जो हमारा अजीत डोभाल ने बालूचिस्तान को हेल्प करने का, उसको निकालने का पॉइंट था। जो बालूचिस्तान का सेपरेटिस्ट मूवमेंट को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, उसको ट्रंप बोले इंडिया को जे वो बंद करे। और चौथा पॉइंट है तारीख तालिबान, जो क्या पहले पाकिस्तान में ही था, वो अभी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी कर रहा है और पाकिस्तान का आर्मी को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में डिस्टर्ब कर रहा है। अफगानिस्तान बॉर्डर अभी पाकिस्तान ने सील कर दिया है तारीख तालिबान पाकिस्तान इनके लिए। सो ये 4-5 पॉइंट जो है वो मुनीर साहब ट्रंप को बोल रहा है। और आखिरी पॉइंट तो है ही कि ट्रंप बोलना चाहता है कि आई एम द पीस कन्वेनर ऑफ द वर्ल्ड, सो गिव मी द नोबेल पीस प्राइज। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात साबित भी हो रही है जिस तरह से ट्रंप बार बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा देते हैं। ऐसे में संजीव सर, हम कैसे माने इस बात को कि देखिए, अगर पाकिस्तान के साथ ट्रंप लंच करते हुए नजर आ रहे हैं, मुनीर के साथ लंच करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान भी अपनी बात रख रहा होगा। मुनीर ने भी ये कहा होगा कि देखिए, भारत के साथ हमारे साथ ऐसे ऐसे सुलह करवाइए, ये पॉइंटर्स हैं जो कि अभी कुणाल सर ने भी बताया, इन पर हमारी बात बनवाइए भारत से। तो कितना असर और कितना प्रेशर, दबाव की कूटनीति तरीके से अगर हम इसे समझें तो कितना यहाँ पर दबाव पड़ता हो भारत पर दिख रहा हो, और क्या ट्रंप की रणनीति हो सकती है? कोई दबाव नहीं पड़ेगा, ये बात बहुत स्पष्ट है। जैसे कि मैंने कहा कि भारत दबाव में आकर के काम करने वाला राष्ट्र नहीं है। और ये मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि यही जो अमेरिका है, यही जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपीय राष्ट्र हैं, ये जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो इन्होंने भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की कि भारत रशिया से अपने संबंधों को डाउनग्रेड कर ले, वहां पे कोई तेल वगैरह ना खरीदे, किसी भी तरीके का जो इंटरेक्शन है वो कम कर दे। भारत ने सारी बातें सुनी और डाउनग्रेड करना तो दूर, भारत ने अपने रशिया के साथ ऑयल के इंपोर्ट्स को कई गुना आगे ज्यादा बढ़ा दिया है। और जो आज रशिया यूक्रेन युद्ध के पहले के अगर भारत के और रशिया के कमर्शियल रिलेशनशिप देखें आप, और अभी के देखें, तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। अभी ये जो संबंध है वो कई गुना मल्टीफोल्ड तरीके से आगे बढ़ चुके, चाहे ऑयल का इंपोर्ट हो, चाहे फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट्स हो, अन्य वस्तुएं हो। अब तो रूपी रूबल ट्रेड की भी बातें चल रही है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये जो दबाव वगैरह, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज बनाने की कभी भी उन्होंने जब कोशिश की है तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। और भारत ऐसे दबाव में आके काम नहीं करता है। और भारत के अपने जो सोच है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। और जाहिर है कि जो मुनीर और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हो रही है, यूएस और पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, उसके ऊपर भारत की पैनी नजर है, ये बात बहुत स्पष्ट है। और हम सतर्क हैं पूरी तरह से कि हम ये देख रहे हैं कि क्या वहां पे खिचड़ी पक रही है। लेकिन ये है कि वो जो भी वहां पर वो कुछ करने की कोशिश करेंगे, उसका भारत उसका जवाब देना जानता है। और भारत किसी दबाव में आकर के और कोई हमें जबरदस्ती लंच के टेबल पर थोड़ी बैठा लेगा। ये जो भारत है वो स्वयं डिसाइड करेगा कि हम हो भी चुका है संजीव सर, जिस तरह से पीएम मोदी ने समझौते को नकार दिया, अमेरिका जो कि सुपर पावर है, और ट्रंप का अगर बुलावा आते तो जाहिर सी बात है किसी भी देश के जो बड़े नेता हैं वो जरूर पहुंचते, लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि मैं नहीं आ सकता बातचीत करने के लिए। वहीं देखिए, कश्मीर को लेकर भी मनोज सर साफ कर दिया है भारत ने कि हम किसी तरह की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बहुत बड़ा मैसेज है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और देश हो, कि कश्मीर को लेकर कोई भी तीसरी एंट्री हमारे देश में नहीं हो सकती है। जी देखिए, भारत ने हमेशा कहा है कि कश्मीर या कोई भी मुद्दा पाकिस्तान के साथ ये द्विपक्षीय मुद्दा है और केवल हम दोनों ही आपस में बातचीत करके इसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हाल के सालों में हमारा भी इसमें थोड़ा रवैया बदला है और हमने कहा है कि हम कश्मीर पे तो बातचीत करेंगे ही नहीं। अगर बातचीत होगी तो केवल पीओके के ऊपर होगी, और जो उनके पास जो पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है कश्मीर का, उसको लौटाने की बात होगी। तो इस प्रकार से भारत ने अपना रुख और भी कड़ा किया है। और पाकिस्तान को मालूम है कि ऐसे में भारत को इस पर टेबल पर लाना आवश्यक है, डिस्कशन टेबल पर, और उसके लिए चाहता है कि अमेरिका उसकी मदद करे और इसको भारत को किसी तरह परसुएड करे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत दोबारा शुरू हो, जिसके लिए भारत अभी तैयार नहीं है। भारत हमेशा कहता रहा है कि जब तक टेररिज्म की साख वहां से खत्म नहीं की जाती, ये बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। जी
बिल्कुल। और इसी तरह से जो सबक सिखाया गया है पाकिस्तान को भारत की तरफ से, जिस तरह से आतंकी घटनाएं भारत में बढ़ी हैं, और अब तो खैर साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर कोई भी एक्ट होता है पाकिस्तान की तरफ से तो उसे युद्ध की ही एक तरह से शुरुआत माना जाएगा। कुणाल सर, और ये बहुत बड़ा डिसीजन है भारत की तरफ से, जो ये बताता है कि भारत किस तरह से अपने रुतबे को आगे बढ़ा रहा है और अपने फैसलों को लेने में वो पूरी तरह से सक्षम है। इसमें अमेरिका की जो दखलंदाजी है वो भी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। 13 बार ट्रंप ने बताया है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का न्यूक्लियर वार बंद किया, 13 बार। और पाकिस्तान इंडिया का फॉरेन मिनिस्ट्री से ऑलरेडी इसको कैंसिल किया है और बोला है कि कोई दबाव में इंडिया था नहीं, जो अभी मनोज सर ने बोला है। तो इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड इट कैन टेक इट्स ओन डिसीजन। इसके लिए अमेरिका का कोई सुझाव या थर्ड पार्टी का कोई सुझाव नहीं है, नहीं चाहिए। और वो जो बताया है साहब ने, जे इंडिया सिर्फ बात करेगा पीओके और टेररिज्म के ऊपर, और किसी के ऊपर बात नहीं चलेगा। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी या वो तारीख तालिबान या बालूचिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ये सब कोई डिस्कशन पॉइंट में नहीं है। ये हमारा सरकार ने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो स्टेटमेंट है उसमें बताया। और ये मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, वो लंच में गया नहीं है क्योंकि वो मुनीर भी टाइम उधर था, और मुनीर और मोदी को एक फ्रेम में लाके ट्रंप बोल सकता था बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ये मौका प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया है ट्रंप को, और ये बहुत बड़ी एक तरह से कूटनीतिक जीत है भारत के लिए, और अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया है कि देखिए आप किसी से बातचीत करें, किसी के साथ लंच करें, भारत जो चाहता है वो करेगा। लेकिन जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है, ट्रंप और मुनीर के इस लंच के क्या मायने हैं, तो कोशिश की हर संभावना पर, हर पहलू पर, लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में ये बातें किस तरह से साबित हो रही है, क्या क्या निकलकर इस मुलाकात के बाद सामने आता है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।